नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में। हार्ट अटैक के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद में आते हैं मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद आते हैं अरिथमोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद आते हैं एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लिकेशंस। सो जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस के। इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं जो अटैक हमको आया है, हार्ट अटैक आया है, उसके बाद में दोबारा से अटैक आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं री इन्फाक्शन हो सकता है, दोबारा से इन्फाक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो पहले जो अटैक हुआ है उसमें ही और ज़्यादा एक्सटेंशन हो सकता है, अब वो बढ़ सकता है। जो अटैक का जो एरिया हो अगर वो मसल में बढ़ जाता है, हार्ट की मसल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फाक्ट एक्सटेंशन। तो इन्फाक्ट एक्सटेंशन हो सकता है। उसके अलावा मरीज़ को एंजाइना, जो कि जो हम चेस्ट पेन को बोलते हैं, वो चेस्ट पेन काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मेनली इस्केमिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और उसके अलावा जो है मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मरीज़ जो है हार्ट फेलियर हो सकता है मरीज़ को उस टाइम पे जब अटैक आता है उसके बाद में, और या फिर मरीज़ जो है एक शॉक जैसी सिचुएशन में जा सकता है। शॉक मतलब कि उसमें ये मेनली कार्डियोजेनिक शॉक रहता है, जिसमें कि हार्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है पंपिंग जो है नहीं कर सकता है, बिकॉज अब जो कुछ एरिया जो उसका है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है या फिर हिबरनेशन में जा चुका होता है। तो उसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक में जो चला जाता है मरीज़, तो उस टाइम पे बीपी, हार्ट रेट, सारी जो चीज़ें हैं वो कम हो सकती हैं। उसके अलावा मरीज़ को कोई वाल में लीकेज स्टार्ट हो सकती है। मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड का जो वाल होता है उसमें लीकेज स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग माइट्रल रिगेस्टेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एमआर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो हो सकता है। उसके अलावा जो है मरीज़ को जो है जो सेप्टम जो होता है 2 चैम्बर के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में, उसमें एक छेद हो सकता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल सेप्टल रप्चर बोलते हैं, तो वो हो सकता है। या फिर हमारी जो हार्ट की जो वॉल है, फ्री वॉल, उसके अंदर भी छेद हो सकता है, और जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर कैविटी के अंदर आ सकता है। उसके अलावा कई बार पेपिलरी मसल्स जो होती हैं हमारी, जो कि वाल को सपोर्ट करती हैं और जो कि हार्ट की वाल के साथ में अटैच करती हैं, उनके अंदर भी रप्चर हो सकते हैं। और कई बार हार्ट की मसल के अंदर भी अंदर से थ्रोम्बस बन सकते हैं, जिसको हम लोग म्यूरल थ्रोम्बस बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ये मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा अरिथमोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अरिथमियाज के अंदर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज भी हो सकते हैं। नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं हमारे, जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके अंदर अरिथमिया हो सकते हैं, या फिर ऊपर वाले जो चैम्बर हैं, एट्रिया, उनके अंदर अरिथमियाज हो सकते हैं। और कई बार कुछ केस में देखा गया है कि हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये अरिथमोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो स्ट्रोक जो होता है, जो खून का जो थक्का है वो ब्रेन में अगर चला जाता है तो वो स्ट्रोक पैदा कर सकता है, जो जिसको हम लोग मेडिकल उसमें देसी अपनी लैंग्वेज में लकवा या फारेस बोलते हैं। या फिर जो खून का थक्का है और भी हमारे हाथ की नसों में, पैर की नसों में, या किसी और शरीर के किसी भी अंग में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई जो है टेम्परेरी ब्लॉक हो सकती है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ये एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो आता है, हमारी जो हार्ट के बाहर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ सकती है, जिसको हम लोग पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। या फिर जो हार्ट की जो मसल है उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है एज सच, तो उसको हम लोग मायोकार्डिटिस बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबकी जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे कुछ डिफरेंट होती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो मरीज़ को हार्ट अटैक आया है, तो शुरुआत में उसको कई बार हम लोग ब्लड थिनिंग टैबलेट से हम लोड करते हैं। और कई बार जो थक्के को डिजॉल्व करने के लिए एक जो स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज नामक जो दवाई दी जाती है, वो एक इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। और वो तो जिन मरीजों को जैसे अटैक आया होता है उनको पता होता है कि एक महंगा इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने दिया था, तो जो होता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन होता है, उसको हम लोग थ्रोम्बोलिसिस के लिए यूज करते हैं। ये उसके जरिए क्या होता है, वो जो खून का जो थक्का जो बना रहता है वो डिजॉल्व हो जाता है। वो जो थक्का अगर मान लो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज जो पैदा कर रहा है, वो जो ब्लॉकेज जो है तुरंत ही डिजॉल्व हो जाती हैं और उसमें अटैक में रिलीफ आ जाता है। तो अगर उसके अलावा अगर मान लो मरीज़ को मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हुए, अगर मरीज़ हार्ट फेलियर पर चला गया तो हार्ट फेलियर के हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। अगर कई बारी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंट्राएक्टिव बलून पंप की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है। कुछ मरीजों में इंट्राएक्टिव बलून पंप हमको डालना पड़ता है, या तो चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हो सकता है, या फिर जो कार्डियोजेनिक शॉक जो डेवलप हो गया है अटैक के बाद में उसको ट्रीट करने के लिए हो सकता है। और
जब हम लोग मरीज़ को फर्दर एवेलुएट करते हैं, एंजियोग्राफी करके देखते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि मरीज़ को हम लोग स्टेंटिंग से उसको रिलीफ मिल जाएगा या फिर बाईपास से रिलीफ मिल जाएगा। अगर जिन केसेस में मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ में वाल्व के अंदर भी अगर लीकेज आ रखी होती है तो उसमें कई बार बाईपास के साथ साथ हमको वाल्व का भी रिपेयर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो उसमें जो सर्जरी है आपकी कंबाइंड सर्जरी हो जाती है। और अगर मान लो उसमें खाली एक या दो वेसल्स में रुकावटें हैं और वाल्व की अगर लीक थोड़ी सी कम है, उस केस में स्टेंटिंग हम लोग करके छोड़ सकते हैं और बाद में वाल्व की लीकेज के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि वो अपने आप ही नेचुरली तरीके से धीरे धीरे कम हो जाए, या फिर उसको दवाइयों से अगर मैनेजेबल है तो उसको दवाइयों से ही कंटिन्यूली हम लोग मैनेज करते रहते हैं। सो उसके अलावा अगर मान लो फ्री वॉल रप्चर हुआ है मरीज़ को, क्योंकि जो हार्ट की जो वाल है वही अगर रप्चर हो गई है और उसकी वजह से ब्लड जो है पेरिकार्डियम के लिए अंदर कलेक्ट हो गया है और उसकी वजह से टेम्पोराइड अगर मरीज़ को हो रहा है, तो उस केस में तो एक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन होती है और तो कई बार इमरजेंसी सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और उसको रप्चर को अगर हम कोशिश करते हैं अगर उसको रिपेयर कर पाएँ, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसमें मरीज़ को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो कई बार अस्पताल तक भी पहुँच पाए और वो बीच में ही अपनी लाइफ खो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी इसमें खासकर होती है जब भी फ्री वॉल रप्चर होता है। सो उसके अलावा जो इन्फ्लामेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके ही मैंने बताया आपको पेरिकार्डिटिस या मायोकार्डिटिस जो होता है, उसमें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स उनको देते हैं, डिकॉस्प्रिन वगैरह देते हैं या फिर कॉक्स इनहिबिटर्स वगैरह का यूज़ हम लोग करते हैं। सो ऐसा देखा गया है कि जो कई बार जो इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट में सूजन आ जाती है और मायोकार्डियम में सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या है जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो कई बार जो ऊपर की हमारी जो झिल्ली है पेरिकार्डियम उसके साथ में चिपक जाती है। सो उसकी वजह से एडहेजन डेवलप हो जाते हैं। उस सिस्टम को कई बार हम लोग ड्रेसलर सिंड्रोम्स बोलते हैं। उस केस में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन उनको लगातार 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए देनी पड़ती हैं। सो और जो प्रॉब्लम्स जो डेवलप होती है कॉम्प्लिकेशंस, उनके लिए सबका जो है ट्रीटमेंट अपना अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं, अगर स्ट्रोक हुआ है मरीज़ को, तो उसमें स्ट्रोक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किस एरिया में ब्लॉकेज है ब्रेन के, इस एरिया में अगर उसको हम लोग इंटरवेंशन से या फिर थ्रोम्बोलिसिस से अगर उसको ठीक कर सकते हैं तो उसमें कोशिश की जाती है। कई बार इमरजेंसी सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि हम लोग इमरजेंसी सर्जरी करके जो ब्रेन की जो वेसल्स है उसमें से क्लॉट को बाहर निकालते हैं और जो मरीज़ की जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, जो पैरालिसिस है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको रिलीव किया जाता है। सो अगर मान लो हाथों की पैरों की नसों में भी अगर रुकावटें आई हैं जो थक्के के जमा होने की वजह से, तो कई बार एक्यूट सिचुएशन में इमरजेंसी में हाथों की या पैरों की नसों में से थक्का निकाला जाता है, उसको हम लोग एम्बुलेक्टमी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सो ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल होते हैं एक हार्ट अटैक के बाद में। सो इसके बारे में सभी के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताया है। और ये किस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। आगे भी आप अगर कोई इस तरह की कोई जानकारी मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे मुझसे अपडेटेड रह सकते हैं और ऐसी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू।